हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल चिंपा, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। सबसे पहले आप सभी को नई क्लास में एडमिशन लेने के लिए आभार। और 10th से प्रमोट होने पर आप एक नई क्लास में आपका पदार्पण हुआ है, उसके लिए आपका वेलकम। और प्रमोट होने के लिए आपको बधाई। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस का चयन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पहला तो आपकी चॉइस अच्छी है कि आप राजनीति विज्ञान का चयन कर रहे हैं। अब सर पॉलिटिकल की चयन अच्छी है तो और की क्या बुरी है क्या? जी नहीं, और की भी बुरी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल अच्छी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैसे आप स्वयं के बारे में जानेंगे, आपके पास क्या क्या अधिकार है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए क्लासें क्यों जरूरी है। इन क्लासों का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, बता देता हूं। इन क्लासों का मतलब है कि जिस प्रकार से आपकी पिछले साल पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, आपको ऑनलाइन माध्यम शुरू किया था लेकिन उसमें छोटी छोटी क्लासें थी, अब आपको इस प्रकार की क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है जैसे आप क्लासरूम में बैठे, और क्लासरूम जैसी सुविधा हम आपको घर पे दे रहे हैं। इसके लिए मिस्टर जयदीप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर कार्य किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको और हमको जोड़ने का, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। अभी कुछ कह नहीं सकते कोरोना महामारी के बारे में, ये कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी, लेकिन ये निश्चित है कि इसका एक लंबा पीरियड होगा। हम पहले सेशन 1 से गुजरे कोरोना की, अभी सेशन 2 से गुजर रही हैं, और अभी कहते हैं कि सेशन 3 ये भी आने वाला है। तो अभी निश्चित नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे। सरकार की स्कूल खोलने की कोई मंशा नहीं है। बिल्कुल जो फेक न्यूज़ है उनसे आप पर्दा कर लीजिए। बता देता हूँ आपको, 11वीं क्लास है, पॉलिटिकल साइंस ओनली, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, और इतने आराम से पढ़ेंगे कि परीक्षा तक हमारा सिलेबस हो जाए। बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और जो सिलेबस हो बस वो याद हो जाए सारा का सारा। कोई हमको पूछ ले ये क्या है, आप बता दो ये है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल इंटरेस्ट के माध्यम से। और यदि यहाँ पर करवाई गई चीज़ों को यदि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो आपको कंठस्थ हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको पढ़ना है, घर पे एक बार लिखकर एक बार रिवाइज कर लेना है, तो आपके पैसे वसूल हो गए। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस पार्ट 4 लेक्चर 1, और पाठ का नाम होगा कार्यपालिका। दो चीजें होती है बेटा पढ़ने में। आपने 10th क्लास तक अलग मैटर पढ़ा, 11वीं में और 12वीं में अलग पढ़ोगे। एक होता है याद करना और एक होता है सीखना। मैं आप पर याद करने का दबाव नहीं बनाऊंगा, पर सीखना पड़ेगा, ये कंडीशन होगी। आपको होमवर्क करने का आप पे दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो निश्चित प्रश्न दूंगा उनको करके लेके आना पड़ेगा। यदि आप इन कंडीशन के साथ मेरे साथ और पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ना चाहते हो तो एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अभी बात लेती कि राजनीति क्यों अच्छी है, क्योंकि कई बार हम 10th क्लास के बाद काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर 11वीं में क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लेने के पीछे एक राय बनाना जरूरी है। आपके विचार कैसे हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हमेशा ही आपको अपने सिलेबस का, अपने पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। आपकी रुचि किसके अंदर है। यदि आपकी रुचि ड्राइंग में है
तो मैं आपको सलाह दूंगा आप ड्राइंग लीजिए। यदि आपकी रुचि कुछ प्रशासनिक सेवा के अंदर है या एक अच्छा खासा पद प्राप्त करने की है, आपके विचार अच्छे हैं, आप जनता में बोलने की भावना रखते हो, तो उस हिसाब से आपका पॉलिटिकल साइंस दी बेस्ट है। इसके अंदर आप इतिहास भी पढ़ेंगे और राजनीति भी पढ़ेंगे। ये दो सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन से बना है। समझ में ही बात राजनीति विज्ञान की। अब राजनीति विज्ञान है पहला, ये आपको व्यक्ति बना देगा, ये निश्चित सी बात। दूसरा, आपको केंद्र बना देगा। अब ये केंद्र कैसे बनाएगा? ये रहा, ऐसा नहीं बनाएगा। यानी आप जब भी कोई बात करेंगे तो आप उस बात के अंदर तर्क प्रकट कर सकते हो, उसकी आलोचना कर सकते हो, उसके पक्ष में बोल सकते हो, उसके विपक्ष में बोल सकते हो। और जब कोई व्यक्ति बोलता है वो व्यक्ति केंद्र बन जाता है। चाहे आप आलोचना के केंद्र बने या आप शाबाशी के केंद्र बने, ये तो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता के ऊपर कि आपके विचार कैसे हैं, आप किस प्रकार के वैचारिक व्यक्ति हैं। जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि एक युग आया था जिसमें कांग्रेस थी, जिसको मुदारवादी बोलते थे। दूसरा युग आया जिसको हिंसात्मक बोलते थे, उग्रवादी, अतिवादी बोलते थे। उसके बाद आया कि गांधीवादी युग। यानी जिस व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वो व्यक्ति उन्हीं विचारों के अकॉर्डिंग जाना जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? यदि आप किसी चीज के पक्ष में बोलेंगे और दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में बोल रहा है तो आप उसकी आलोचना के केंद्र बन जाएंगे। निश्चित सी बात है, केंद्र जरूर बनेंगे, ये गारंटी है मेरी। केंद्र पक्का बनेंगे, आपको आपके नाम से जाना जाएगा कि फलानिया व्यक्ति आवे। अब वो पक्को ही बारे में बीच में बोल रहा है, अब बोल रहा है कि वो बताओ वो आएंगे। अब थाने बात चीज आनी चाहिए बेटा, थाने आवेगी जब ही बोलोगा, कदी को नहीं बोलो। थाने एक बात बताऊं, सुनने में आइडिया कभी देखी को नहीं, क्या बेड हुआ नहीं बेड, क्या बेड़ ने जो कुत्ता पाड़ लिया नहीं तो भी बाकी बोल लिया कोई नहीं। सुनी होगी, थे भी सुनी होगी, क्यों को नहीं बोल रहे? अरे जानवर है, जानवर कदी को नहीं बोल रहे, थाने भेड़ को नहीं बोलना। एक सुनी होगी बोलो शेर दाड़े नहीं जो जंगल में शांति आ जाए, सारा हलचल हो जाए, इन्हें बिने सारा बच जाए, थाने वही बननो है। शेर आवे नहीं रास्ते अपने आप देते, बिया शेर भी को नहीं बनना, जानवर ही हुए। थाने एक शिकारी बनना है जिन देख के शेर भी भाग जाए। बोले वो आने लग रहे स्कूल, वो भी स्कूल में पढ़े है, बिन अच्छी खासी जानकारी है, वो पक्की ने पूरी कमी काट के जाओगे या बिन चीज की खूबी बता के जाओगे। ऐ सारी चीज़ें जानने खातर मैं थाने आ बात कहूँगा कि के पढ़ो पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, के पढ़ो पॉलिटिकल साइंस। ए चीज़ अपनी चलती रहेगी। लेकिन आप थोड़ा सा टॉपिक के बारे में भी बात करांगा। कभी आप ए बात करता रहा तो गुरुजी वीडियो देखेगा, वो थारा घर का वीडियो देखेगा ना, बोले मास्टर की है, मास्टर पता को नहीं कि पढ़ाने लग रहे हो, आंख तो एक लिखो एक को। अब देखो आप आंख को नहीं, आप पूरा चित्र छाप देना बहुत ही सुंदर तरीके से। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्यपालिका के बारे में। क्या है कार्यपालिका? हम कार्यपालिका से पहले थोड़ा सा डिटेल, आप पीछे की कक्षाएं यदि आपको याद नहीं है, यदि आप भूल गए हैं तो मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ये सरकार का एक पार्ट है, ये लो। कार्यपालिका क्या है? सरकार का एक डायग्राम के माध्यम से पहले मैं बता देता हूं सरकार क्या है, कार्यपालिका क्या है, इनकी संरचना कैसी है। तो ध्यान दें, एक छोटा सा डायग्राम ये रहा, इतना बहुत होगा। इसको थोड़ा सा यदि इधर और बढ़ा लें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो ये है सरकार। अब हम सरकार का ढांचा आपसे पूछ लें कि भारत में सरकार का ढांचा है ये त्रिस्तरीय है, यानी 3 अंग हैं। या आपसे पूछ ले अंग कितने हैं, तो सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के अंग हैं 3। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अब आपको 3 अंगों के बारे में पता होना चाहिए। पहले का नाम है संसद, नाम सुना? चलो नहीं सुना होगा। व्यवस्थापिका, ये नाम तो आपने सुना होगा। यदि आपने व्यवस्थापिका नाम नहीं सुना है
तो आपने नाम सुना होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नाम नहीं सुना है तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है? विधायिका। क्या नाम है? विधायिका। अभी देखते हैं इनके बारे में। विधायिका, अब इनमें से एक नाम तो आपने सुना होगा, ये तो निश्चित सी बात है। संसद बोल दो, व्यवस्थापिका बोल दो, पार्लियामेंट बोल दो या बोल दो विधायिका। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा, इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। ये हो गया सरकार का ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इसको बोलते हैं न्यायालय। और न्यायालय को हम बोलते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ये हो गया तीसरा पार्ट। कौन सा हो गया? तीसरा पार्ट। क्लियर बात यहां तक आपको? हमको कार्यपालिका के बारे में जानना, लेकिन कार्यपालिका के बारे में यदि आपको सरकार के बारे में पता नहीं होगा, अब कार्यपालिका पे तो चर्चा करे हो और क्यों पूछ ले सरकार क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, और आपकी सिट्टी बिट्टी हो, आपको ये नहीं करना है। ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। 12वीं क्लास में तो आप पे सिलेबस का दबाव होगा, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। आप निर्भीक से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। 10 पाठ आराम से पढ़ लेंगे 6 महीनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। संसद, अब यदि आपसे पूछ ले कि संसद कैसे बनती है, तो आप संसद बना देंगे। ये लो, संसद। संसद के अंदर किन चीजों से? तो संसद के भी कुछ पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो संसद में पहले होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। और एक होता है राज्यसभा। अब कह दे कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण हो गया, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक और चीज बाकी है और वो चीज है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। अब आपसे पूछ ले कि संसद किसे कहते हैं, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों के सम्मिलित रूप को आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। तो ये हो गए संसद के क्या हो गए? अंग। ये तीनों क्या हो गए? संसद के अंग। क्या हो गए? अंग। अब आपसे पूछ ले कि संसद के अंग कितने होते हैं? क्या पूछ ले? संसद के अंग। तो संसद के अंग हो गए 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों में से पूछ ले कि संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है, तो ये रहा राष्ट्रपति। इसको बोलते हैं अभिन्न अंग, यानी एक ऐसा अंग जिसके बिना संसद की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हमारा शरीर, यदि एक हाथ नहीं रहे तो एक हाथ से आदमी जीवित रह सकता है, एक पाँव नहीं रहे तो एक पाँव से आदमी जीवित रह सकता है, एक किडनी नहीं रहे तो दूसरी किडनी से व्यक्ति जीवित रह सकता है। यदि ये गर्दन ही नहीं रहे तो क्या व्यक्ति जीवित रह सकता है? क्या नहीं। तो इसी प्रकार से ये गर्दन, ये अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और संसद में किसको अलग नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति को अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर बात? यदि कि इनके बारे में बात करें, अनुच्छेदों के बारे में बात करें, तो संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 में। लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 52 में। लेकिन ये एक बार आप रहने दो, ये आपकी सुविधा के लिए है। बाद में इसको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा सिस्टम। थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ते हैं एक बार इसको। क्लियर बात? ये तो हो गए अंग। अब आपसे पूछ ले कि संसद के पार्ट कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, तो संसद के भाग होते हैं 2 भाग। कितने होते हैं? 2। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। क्लियर बात? अंग अलग होंगे, भाग अलग होंगे। बता देता हूँ, इसको आप भाग बोल दो, इसको आप सदन भी कह सकते हो। कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कितने सदन हो सकते हैं? आप
क्या बोल सकते हो, भाग। क्लियर बात। तो 2 भाग लोकसभा राज्यसभा, अंक कितनी हो गई 3, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ आने के बाद हमारी क्या बन गई, पार्लियामेंट। क्या बन गई, पार्लियामेंट। अब बात करेंगे कार्यपालिका की। किसकी बात करेंगे, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ध्यान करना, पहली कार्यपालिका होती है जिसको हम बोलते हैं औपचारिक, औपचारिक कार्यपालिका, और दूसरी को बोलते हैं अवास्तविक। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फॉर्मेट को। कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका और दूसरे को बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका होती है, वो होती है नौकरशाह। कौन होता है, नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब प्रत्येक गवर्नमेंट कर्मचारी, क्या होता है, प्रत्येक गवर्नमेंट कर्मचारी। स्थायी कार्यपालिका होती है, क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका। क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका को सुविधा की दृष्टि से फिर से कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक कार्यपालिका होती है औपचारिक। कौन सी होती है, औपचारिक कार्यपालिका, और दूसरी होती है अवास्तविक कार्यपालिका। कौन सी होती है, अवास्तविक कार्यपालिका। कर लिए बात। जो औपचारिक कार्यपालिका है, औपचारिक कार्यपालिका को हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। अब औपचारिक कार्यपालिका के बहुत से नाम आते हैं, कुछ नाम और बता देता हूं मैं एक बार। औपचारिक कार्यपालिका इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम नाममात्र की कार्यपालिका भी है। क्या नाम है, नाममात्र की। तीसरा इसको दवजमात्र की कार्यपालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दवजमात्र की कार्यपालिका। इसके लिए एक रबर स्टैम्प इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने नाम हमारे लिए बहुत हैं। अब ये सारी कार्यपालिकाएं, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। ध्यान देना, प्रश्न बिल्कुल स्टिक पूछेगा। औपचारिक कार्यपालिका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या उच्चतम न्यायालय। क्लियर बात, ध्यान कर लेना। ये औपचारिक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका या दौज मात्र की कार्यपालिका। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है, वास्तविक कार्यपालिका होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो मैं पूरा लिख देता हूं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। ये क्या होती है, ये होती है वास्तविक कार्यपालिका। क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका। क्लियर बात, यानी शासन का संचालन करती है वो वास्तविक कार्यपालिका करती है। कौन करती है, वास्तविक कार्यपालिका। इसलिए राष्ट्रपति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द होता है, ध्यान कर लेना, राष्ट्राध्यक्ष। इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। और प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है शासनाध्यक्ष। क्या नाम है, शासनाध्यक्ष। तो आपसे पूछ ले कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है और शासनाध्यक्ष कौन है, तो बता दोगे कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष है, राज से राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री है वो क्या है, शासनाध्यक्ष, यानी शासन का अध्यक्ष है। इसके लिए जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हेड ऑफ द
स्टेट, यानी हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों का अध्यक्ष, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष। और प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी किसका अध्यक्ष है? शासन का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष है? शासन का अध्यक्ष। अब बच गई हमारे सामने सरकार का तीसरा पार्ट, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? कोर्ट के नाम से। तो इसकी जो संरचना है वो हम इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बाद में जब ये पूरा पार्ट हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे तब इसका विस्तृत चित्र बना दूंगा। तो इसको हम 3 पार्टों में बांटते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट, सबसे ऊपर संस्था, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय। इसके बाद ये दूसरी संस्था है, उच्चतम न्यायालय से नीचे होता है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय, और इसके नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय। तो हमारे पूछ ले कि सरकार क्या ढांचा भी त्रिस्तरीय है और न्यायालय का ढांचा भी कौन सा है? त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय हो गए? अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय ये सबसे ऊपर संख्या है। संख्या है एक। उच्चतम न्यायालय भारत में सिर्फ एक ही है। नियम है देश की राजधानी में होगा, और देश की राजधानी आपको पता है कौन सी है? नई दिल्ली। उच्च न्यायालय संख्या है 25। नियम है प्रत्येक राज्य में एक होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हो सकता है, या एक राज्यों में 1 से अधिक उच्चतम न्यायालय हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक है, पंजाब और हरियाणा दोनों का सम्मिलित रूप से एक है, और उत्तर प्रदेश में 1 से अधिक है, यानी 3 है। क्लियर बात? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आप जानते हो, ये ग्रामीण स्तर पे भी हो सकते हैं, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पर अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारे सरकार का ढांचा। किसका ढांचा था? सरकार का। समझ में आया होगा? कुछ समझ में नहीं आया है मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार ध्यान करना। हम पढ़ रहे हैं बेटा कार्यपालिका। क्या पढ़ रही हैं? कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका क्या है, इससे पहले हमको जानना जरूरी है कि कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है। आप क्या जानोगे कि कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? कार्यपालिका सरकार का एक ढांचा है, और वो कौन सा है? त्रिस्तरीय। कौन सा है? त्रिस्तरीय। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सरकार कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से। कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहले को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, यानी संसद। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट यानी संसद। वैसे पार्लियामेंट शब्द है ये इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण की है वो ब्रिटेन से ग्रहण की है, इसलिए हम पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ध्यान कर लेना, कुछ शब्द आएंगे जैसे विधायिका। विधायिका शब्द राज्य में भी विधानसभाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और संसद के लिए भी। संसद के लिए जब विधायिका शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको केंद्रीय विधायिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीय विधायिका। और राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो राज्य विधायिका, या सीधा ही विधानसभा के रूप में इसको में जानते हैं। ध्यान कर लेना, इसको विधायिका बोलते हैं, इसी को पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन केंद्र में बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? केंद्रीय विधायिका। समझ में आई बात? संसद का प्रचलित रूप है, इसको हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। ज्यादातर जगह इसका नाम व्यवस्थापिका आता है, लेकिन वर्तमान में आप सभी जगह संसद नाम से ही परिचित होंगे। यदि आप इंग्लिश में इसका नाम बोलना चाहो तो पार्लियामेंट कह सकते हो, या विधायिका नाम। ये आपके लिए एक विवादित नाम होगा, आप कंफ्यूज मत होना। विधानसभा राज्य में पढ़ेंगे तब भी विधायिका पढ़ेंगे, केंद्र में पढ़ेंगे तब भी विधायिका पढ़ेंगे, दोनों में। लेकिन संसद के लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप केंद्रीय विधायिका कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रीय विधायिका। क्लियर बात? उसके बाद बात आती है सरकार का दूसरा नाम है
कार्यपालिका, यानी जो कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी जो न्याय करने का काम करती है। यदि इनका कार्य पूछे वो हम अगले पार्ट में बताऊंगा कि ये कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य नहीं करती है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। हमने देखा संसद कि संसद किनसे मिलकर बनती है। संसद किसी एक संस्था से मिलकर संसद नहीं बनती, किसी एक को आप संसद नहीं कह सकते। संसद के अंदर कुछ अनिवार्य तत्व हैं 3 चीजों के। सबसे पहले लोकप्रिय सदन होना चाहिए। लोकप्रिय सदन को हमने क्या नाम दिया, लोकसभा। क्या नाम दिया, लोकसभा। उसके बाद एक ऐसा वरिष्ठतम सदन होना चाहिए जो सरकार को सही दिशा निर्देश दे सके। एक वरिष्ठतम सदन की आवश्यकता महसूस की हमने, और हमने वरिष्ठतम सदन के रूप में क्या बना दिया, एक उच्च सदन बना दिया। नाम दिया हमने राज्यसभा। क्या नाम दिया, राज्यसभा। इसको आप वरिष्ठतम सदन कह सकते हो, इसको आप लोकप्रिय सदन कह सकते हो। जब इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब इनको और डिटेल से बताऊंगा कि लोकसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, कैसे इसको वरिष्ठतम बोलते हैं, कैसे इसको उच्चतम बोलते हैं, गौण कौन सा है, निम्न कौन सा है, इस श्रेणी में। और तीसरा होता है राष्ट्रपति, यानी जब दोनों सदन आ जाए तो एक ऐसे अंग की आवश्यकता महसूस हुई जो इन दोनों को जोड़ के रख सके। किन दोनों को, दोनों भागों को, दोनों सदनों को। और जोड़ने वाला काम किसने किया, राष्ट्रपति ने। किसने किया, राष्ट्रपति ने। इसलिए राष्ट्रपति के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, अभिन्न अंग। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, अभिन्न अंग। यानी अब प्रश्न सीधा सा पूछ ले, बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछेगा कि गौण सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। लोकप्रिय सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को। संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। क्लियर बात। संसद के कितने सदन या भाग होते हैं, 2 होते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात। अब बढ़ते हैं कार्यपालिका की तरफ। तो कार्यपालिका यानी कार्य करने वाला निकाय। तो कार्य करने वाला निकाय है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। पहला अस्थायी, वह जो स्थायी नहीं रहता, समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मूलतः समय इसका 5 वर्ष होता है। मूलतः है, निश्चित नहीं है, बता देता हूँ, क्योंकि समय से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है, बंक किया जा सकता है। इसलिए हम 5 वर्ष नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष कह सकते हैं। उसके बाद एक होता है स्थायी। ये स्थायी कार्यपालिका इंपॉर्टेंट होती है। बता देता हूँ, देश में जितने भी नीति नियम निर्देश बनते हैं ना, ये बनाने वाले तो ये होते हैं, ये तो इनको लागू करते हैं। बनाने वाले कौन होते हैं, ये नौकरशाह। ये नौकरशाह क्या होते हैं, ये बेटा सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे प्रत्येक शिक्षक, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, सरकारी वकील, सरकारी क्लर्क, ये सारे के सारे होते हैं जो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग एक पेपर फाइट करने के बाद सरकारी सेवा में कार्यरत होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। और इसी स्थायी कार्यपालिका को हमने क्या नाम दिया, नौकरशाह। क्या नाम दिया, नौकरशाह। यदि आप किसी भी सरकारी सेवा में आपके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी कार्यरत है तो वो क्या कहलाते हैं, नौकरशाह कहलाते हैं, और वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका को हमने 2 भागों में बांटा। एक औपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका को कहा हमने नाम मात्र, यानी सिर्फ उसका नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, इनके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। क्लियर बात। और तीसरा ध्वज मात्र, यानी वो सिर्फ झंडा फहराने का काम करेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। दूसरा वास्तविक, यानी रियल में सारे के सारे काम कौन करेगी, ये वास्तविक कार्यपालिका करेगी। कौन करेगी, वास्तविक कार्यपालिका। इसलिए औपचारिक कार्यपालिका को हमने क्या कहा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के अंदर बता देता हूं प्रथम व्यक्ति होता है। आपसे पूछ ले देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। कहने में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, राष्ट्रपति। कहने में होता है, होता नहीं है, समझ में। इसलिए राष्ट्रपति को हमने क्या कहा, राष्ट्राध्यक्ष। यानी आपसे पूछ ले कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो क्या नाम होगा,
राष्ट्रपति। इसके लिए इंग्लिश में इसके लिए शब्दावली इस्तेमाल की जाती है हेड ऑफ द स्टेट्स। क्या? हेड ऑफ द स्टेट, यानी ये राज्यों का प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्यों का। उसके बाद बात आती है वास्तविक कार्यपालिका की। किसकी बात आती है? वास्तविक कार्यपालिका की। कि वास्तविक कार्यपालिका है ये क्या है? तो वास्तविक कार्यपालिका को आप किस रूप में जानते हो? वास्तविक कार्यपालिका को आप प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के रूप में जानते हो। यानी रियल के अंदर जो काम, शासन के जितने भी काम हैं वो ये लोग करते हैं। राष्ट्रपति का तो काम है सिर्फ उनको मंजूरी देना। क्या काम है? मंजूरी देना। इनके अलावा राष्ट्रपति कोई काम ही नहीं करता है। ये व्यक्ति जो काम कहेंगे वही ये व्यक्ति कार्य करेगा, इनके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। क्लियर? तो यदि दोनों में से पावरफुल पूछे तो कहने को तो ये है, लेकिन वास्तविक रूप में पावरफुल कौन है? ये। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? शासनाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? शासनाध्यक्ष। और इंग्लिश में कौन सी शब्दावली? हेड ऑफ द गवर्नमेंट शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि न्यायालय का ढांचा। तो न्यायालय का ढांचा है त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कार्यपालिका का नहीं है, ये सरकार के बारे में है। किसके बारे में है? सरकार के बारे में। अगले अध्याय के अंदर सरकार यानी कार्यपालिका यानी सरकार का द्वितीय अंग किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप ये डायग्राम बनाइए और इस चीज़ का आनंद लीजिए।